नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं। कुछ लोग भी जुड़ जाएं, लाइव पे हम क्योंकि थोड़ा 10 सेकेंड इंतज़ार कर लेते हैं। मैं तो समय पे हूँ, लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है। एक हाथ में है मेरे ये लॉ या रूल्स जो आईटी एक्ट में बने हैं, जो कंट्रोवर्शियल हैं, और दूसरे हाथ में है मेरे आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और इन सब से बढ़कर मेरे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो इन तीनों को दिखाने के मायने ये हैं कि आज मैं जो भी आप लोगों को बताऊंगा वो लॉ में सीमित होगा। ये जो लॉ है संबंधित आज के विषय के, उन्हीं लॉ से संबंधित उन्हीं पैमानों पे मैं आपको आज के विषय में सब बताऊंगा। स्वागत है पूजा जी, करण जी स्वागत है, इंद्रनील जी स्वागत है आपका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया बैन की जो न्यूज़ चल रही है उसकी सच्चाई क्या है, और साथ ही ये भी बताया था कि वो सोशल मीडिया बैन की जो फेक न्यूज़ चली वो क्यों चली। आज एक मेरे दर्शक ने मुझे एक वीडियो भेजा। मुझे आश्चर्य हुआ ये जान के कि 2 महीना पहले से ये एजेंडा चल रहा था कि इंडिया में सोशल मीडिया बैन हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन पूरे रूल्स में आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने बोला जिनके पास ना हो मुझे बताएं, मैं आपको दूंगा, मेरे पास है। उसमें कंट्रोल F करके आप बैन वर्ड ढूंढिए। एक दफ़ा भी बैन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, या रिस्ट्रिक्ट वर्ड ढूंढ लीजिए, बैन ना मिले तो रिस्ट्रिक्ट शब्द भी आपको एक दफ़ा भी नहीं मिलेगा। इससे भी खुश ना हो, संतुष्ट ना हो, तो इन दोनों शब्दों के सिनोनिम ढूंढ लीजिए। अब ये तो मैंने आपको बताया, मैंने साथ में ये भी बताया ये क्यों चलाया गया, ये पूरा एजेंडा जो फेक न्यूज़ जो चलाई वो क्यों चलाई। उसकी वजह थी इंडिया को इंटरनेशनल फोरम में बदनाम करना, इंडिया में ये ऐसा माहौल बनाना कि इंडिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो इंटरमीडियरीज हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सब इंडिया पे प्रेशर, भारत पे प्रेशर बना सकते हैं। और वो प्रेशर बना के क्या फ़ायदा होगा? जो ये रूल्स बने हैं जिनको इन लोगों को कंप्लाई करना या ऑब्जर्व करना है, ये उससे बच जाएंगे। ये मैंने लास्ट में आपको बताया। अब कल क्या हुआ ये मैंने आपको 26 को बताया था। 27 को दिन में क्या होता है, ट्विटर एक ट्वीट करता है। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? एक बार थम्स अप कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। ट्विटर एक ट्वीट करता है कल, और उस ट्वीट में ट्विटर ये कहता है कि जो नई आईटी रूल्स आए हैं, जो गवर्नमेंट लाई है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट करते हैं। उससे भारत में भारतीयों की अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन जाएगी। ये क्लेम किया ट्विटर ने अपने उस ट्वीट में। उस ट्वीट का जवाब शाम को भारत सरकार ने दिया। उसमें भारत सरकार ने नहले पे दहला मारने की कोशिश की। उनमें उन्होंने बताया कि नया रूल क्या है, कैसे ये वायलेट नहीं करता प्राइवेसी को। अब हम इस वीडियो में आगे चलें। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ये दोनों जो ट्विटर और भारत सरकार ने जो ट्वीट किया या पब्लिक रिलीज किया, उसका कंटेंट क्या था, दोनों का कहना क्या था। क्योंकि जब हम ये जानते हैं दोनों क्या कह रहे हैं, तभी हम ये समझ सकते हैं कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है, और उसके तहत और उस जरिए से हम पहुंचेंगे ये समझने के लिए कि क्या ये जो नए आईटी रूल्स हैं इनसे सही में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट होगी, क्या भारतीयों की अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन जाएगी इन नियमों से। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं ट्विटर के ट्वीट से। ट्विटर ने जो ट्वीट किया उसमें 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले ट्विटर ने ये कहा कि भैया हम तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्ट्रिक्टली टू फॉलो ट्रांसपेरेंसी। अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वी आर कमिटेड टू एम्पावर एवरी वॉइस ऑन सर्विस। जो भी आवाज़ है सर्विस पे, हम उसको एम्पावर करने के लिए कमिटेड हैं, हम उसको एम्पावर करेंगे। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने तीसरा क्लेम कहा कि प्रोटेक्ट, कि वो लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे भारत में। ट्विटर ने कहा कि हम भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छी बात है। चौथा जो उस ट्वीट में उन्होंने बात कही, वो बात उन्होंने ये कही कि वो जो ट्विटर है वो लोग कंसर्न है। किस चीज़ से कंसर्न है? जो रिसेंट डेवलपमेंट भारत में हो रही है,
कैसी डेवलपमेंट? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके। उनका कहना है जो भी भारत में रिसेंट एक्टिविटी या डेवलपमेंट हुई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके, उससे वो लोग कंसर्न्ड हैं, ट्विटर कंसर्न्ड है। ठीक है। और पांचवी बात, अंतिम बात जो मुझे लगती है उस प्रेस रिलीज या ट्वीट की मुझे बतानी चाहिए, वो उन्होंने कहा कि जो इंटिमिडेशन टेक्टिक्स भारत इस्तेमाल कर रहा है वो उससे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उसको लेके भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ये था ट्विटर का ट्वीट। मैं इन पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर आपको मेरे एक्सप्रेशन से कुछ लग रहा हो तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, वो एक्सप्रेशन नेचुरल आते हैं। उसके बाद ट्विटर ने लास्ट में कहा कि वी विल कंटिन्यू कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विद द गवर्नमेंट। तो इस सोच के साथ टू कंटिन्यू कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विद ट्विटर, गवर्नमेंट ने शाम को एक प्रेस रिलीज निकाल दिया। उस प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट ने 7 बातें बोली जो आपको और हमें इस वीडियो में या इस विषय में आगे बढ़ने से पहले जानने योग्य है। पहली बात तो गवर्नमेंट ने इस क्लेम को ट्विटर के कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है सिरे से नकार दिया और कहा कि भारत का इतिहास हजारों सालों का जो है, सैकड़ों सालों का जो इतिहास है वो ग्लोरियस रहा है। किस चीज़ को लेके? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके, डेमोक्रेटिक रूल को लेके। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला। ठीक है। दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो ट्विटर है और जो एक प्राइवेट एंटिटी है फॉर प्रॉफिट, जो एक बिजनेस कर रही है, वो कोशिश कर रही है डिक्टेट करने की टर्म्स इस लॉ के, इस नियम के, कि वो ट्विटर ही डिक्टेट करे कि कैसे होने चाहिए रूल्स, गवर्नमेंट ना बनाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला, उन्होंने बोला कि ट्विटर ने हमने जो रूल बनाए हैं उसको कंप्लाई या उसको ऑब्जर्व करने से कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया है। उसके बाद चौथा पॉइंट, इसके बाद का जो पॉइंट उन्होंने बोला कि जब भी हमें यदि ट्विटर से बात करनी होती है, कोई लीगल मसला होता है, तो हमें ट्विटर की अथॉरिटीज से मिलना होता है। किसी भी मतलब कोई अगर कोई एविडेंस चाहिए या इन्वेस्टिगेशन में हेल्प चाहिए तो अथॉरिटीज की सहायता चाहिए। हम जब भी जाते हैं वो कहते हैं जी हम ऑथराइज्ड ही नहीं हैं, इंडिया में जो उनके ऑफिशियल्स हैं, आप यूएस में बात कीजिए। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो लास्ट 3 पॉइंट अपने उस प्रेस रिलीज में बोले, वो बोले कि अगर ट्विटर जो है इतनी आम जनता के लिए परेशान है, चिंतित है एक्सप्रेशन को लेके उनके लिए, तो वो क्यों ना एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म खुद से बना लेती ट्विटर पे, ताकि लोग जिससे अपनी ग्रीवांस बता सकें ट्विटर को और ट्विटर उसको रिजॉल्व कर सके। देन गवर्नमेंट ने बोला कि ट्विटर का भारत में बहुत लार्ज यूजर बेस है, ये तो सच है। ट्विटर का भारत 3rd लार्जेस्ट यूजर बेस है आफ्टर यूएसए एंड जापान। इन इंडिया ट्विटर के 1,70,00,000 से ज़्यादा यूजर्स हैं जो इंडियन हैं, रजिस्टर्ड यूजर्स, और उससे वो रिवेन्यू कमाते हैं, गवर्नमेंट ने बोला। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो हैं रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं सबकी प्राइवेसी का, सबकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, जनता के सवाल पूछने की आज़ादी का, और इवन की क्रिटिसाइज करने की आज़ादी का भी हम सम्मान करते हैं। अच्छा जी, ये तो गवर्नमेंट ने बोला। अब हमें यहाँ पे जो पूरा मसला है वो फंसा हुआ है, वो सवाल जो है वो ये है कि क्या ये जो नए आईटी रूल्स आए हैं जो मैंने आपको दिखाए अभी, क्या ये आईटी रूल्स सही में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट करते हैं? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को कम करते हैं, ये बाधित करते हैं किसी तरीके से? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या चीज़ है, कहाँ से आई? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको इसलिए दिखाया कि यहाँ से आई अभिव्यक्ति की आज़ादी। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 19(1)(a) भारत का संविधान कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि उसमें कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन ना करूँ। ऑल सिटीजन्स shall have the freedom to speech and expression. All citizens shall have freedom to speech and expression. यानी कि भारत के जितने नागरिक हैं सबको स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है, ये भारत का संविधान कहता है। अब यहाँ पे 2 शब्द हैं, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। इनका क्या मायना है? ये जो चैप्टर है संविधान का, मैं बता दूं आम जनता को भी और जो लॉ से संबंधित वकील हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं,
सोलंकी जी ने एक सवाल पूछा है, सर वाई IT एक्ट प्रोवाइडेड सेक्शन 79, इसको भी कवर करते हैं सर। गुड क्वेश्चन। उत्कर्ष जी का स्वागत है, प्रिया सिंह जी आपका भी स्वागत है। जुड़े रहिए, अपने सवाल भी पूछते रहिए और कमेंट में अपने व्यूज़ भी शेयर करते रहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, सोलंकी जी के पॉइंट पे भी आते हैं। अब इसमें जो है हमें दो चीज़ें समझनी है। ये जो चैप्टर है मैंने जो बताया, ये जो पार्ट है संविधान का, इसका नाम है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। अब इन दो शब्दों में थोड़ा फर्क है, ये आपने आज से पहले शायद ही कहीं सुना हो और इस ढंग से कम समझाया जाता है। फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम का अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें आज़ादी का, तो उसका मतलब होता है कुछ करने की आज़ादी है। मतलब फ्रीडम कि आप कुछ कर सकते हैं। वो कुछ क्या है यहाँ पे? वो कुछ है एक्सप्रेस करना। आप अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको उसकी आज़ादी है। इसका क्या मतलब हुआ कि मानिए आप अपने घर पे हैं, आपका कुछ बोलने का मन किया, आप बोलने के लिए आज़ाद हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। अभी आप बोल लीजिए, ठीक है, कोई रोक नहीं रहा आपको, आपको आज़ादी, आप कर सकते हैं, आपने कर दिया, बोल दिया। अब उसके बाद वर्ड है राइट। राइट का मतलब होता है अधिकार। जब ये दोनों वर्ड एक साथ पढ़ेंगे हम, इसका मतलब बन जाता है, एक तो आपको कुछ करने की आज़ादी है, मानिए आपको कुछ बोलने की आज़ादी है, भगवान ने मुंह दिया है, आपको आवाज़ दी है, खुशकिस्मत है आप, तो आपको आज़ाद, आप बोल तो सकते हैं, लेकिन बोलने के बाद जो राइट वर्ड आ गया, इससे आप प्रोटेक्टेड भी हैं कि आपको बोलने से कोई रोक भी नहीं सकता और बोलने के बाद कोई आप पे कोई एक्शन भी नहीं ले सकता। क्या मतलब हो गया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई ना आपको रोक सकता है, ना टोक सकता है, ना बोलने के बाद आपके कुछ कर सकता है। सही, इतने यही समझे ना आप सोच रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो इससे तो एकदम अजीब माहौल हो जाएगा, कोई भी कुछ भी बोल रहा है किसी के लिए। लेकिन ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी 1950 में नहीं आई समझ में। शायद उन लोगों ने 1951 हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लगभग एक साल बाद उन्होंने पहली अमेंडमेंट लाई कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत उन्होंने आर्टिकल 19(2) ऐड किया। आर्टिकल 19(2) क्या कहता है, एक बार वो समझ लेते हैं हम। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में वो समझना बहुत आवश्यक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी हैं आपको ये नहीं बताएंगे, बस वो कहेंगे आपको फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी बोल लीजिए। लेकिन वो सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स है, वो 19(2) में दिए गए हैं। उसमें क्या 19(2) में, और ये 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट से आया। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट को भी संविधान बनने के बाद समझ में आया कि इससे तो एकदम दुराचार फैल जाएगा समाज में, कोई भी किसी को कुछ भी बोल रहा है, ना हम उसको रोक सकते हैं, ना उसके बोलने के बाद उसको कोई सजा मिल सकती है। तो उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट लाके 19(2) ऐड किया, जो कहता है ये जो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, शैल नॉट अफेक्ट, इससे कोई भी वो चीज बाधित नहीं होगी। कौन सी चीज? एग्जिस्टिंग लॉ का ऑपरेशन, जो लॉ बना हुआ है उसका ऑपरेशन बाधित नहीं होगा, इससे वो लॉ ऑपरेट होता रहेगा। जैसे कि डिफेमेशन, मानहानि का दावा करते हैं हम, यदि आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं आपको कुछ भी कह सकता हूँ, आप मुझे कुछ मत कहिए, ये नहीं। साफ साफ 19(2) में लिखा है जो लॉ है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप कोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, सीमित है। उसके बाद और कहाँ ये लागू नहीं होगा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट आपका? पार्लियामेंट कोई जब नया लॉ बनाएगी उस पर, मतलब रोक नहीं सकते इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत पार्लियामेंट को नया लॉ बनाने से। और वो लॉ, लेकिन कोई भी लॉ नहीं, वो लॉ संबंधित होना चाहिए इन 7 चीजों से। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है इन 7 चीजों से संबंधित, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्लॉज पार्लियामेंट को उस काम से नहीं रोक सकता। वो 7 चीजें क्या हैं? उसमें सबसे पहली चीज है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये 1963 में ऐड हुआ था वर्ड, ये 1950 में नहीं था, 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी कैबिनेट ने अमेंडमेंट की तब भी नहीं था, ये 1963 में ऐड किया गया। यदि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से संबंधित कोई कानून बनाया जा रहा है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है रीजनेबल, और इसमें लगाएंगे तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहलाएगा। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो सिक्योरिटी है। एक रेवती जी ने सवाल पूछा है, वो कह रहे हैं फ्रीडम स्पीच इफेक्ट नहीं करना चाहिए ना जैसा पॉलिटिकल व्यू।
ठीक है मैडम, इस पे भी आते हैं। तो सोवरेनिटी के बाद है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। यदि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से संबंधित कोई लॉ बनते हैं तो भी पार्लियामेंट उसको बना सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, दूसरे देश के साथ संबंध कैसे रखने हैं उससे संबंधित कोई कानून बनता है तो वो भी पार्लियामेंट बना सकता है। पब्लिक ऑर्डर, ये बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी जजमेंट्स हैं, इसमें बहुत कुछ कवर हो सकता है, लेकिन ये 1951 में आ चुके थे सारे वर्ड। उसके बाद डिसेंसी, मोरालिटी इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट एंड ऑफ कोर्ट, इन सब के संबंध में भी कानून बन सकता है और लागू हो सकता है बाकायदा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। उसके बाद है आपका इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस करने के लिए इंसाइट किया जाए फ्री स्पीच का इस्तेमाल करके तो भी उसको रोका जा सकता है या उस पर एक्शन लिया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते मेरे को तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो इससे आप क्या समझे, ये जो मैंने पूरा आपको इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब समझाया, इससे आप क्या मानते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, किसी भी विषय में बोल सकते हैं? अपने जवाब कमेंट में लिखिए। आपको क्या लगता है, क्या आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आया? और क्या आपको आर्टिकल 19(2) जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। मुझे भी पता चलते रहता है कि मैं सही से अपनी बात आप तक कन्वे कर पा रहा हूँ कि नहीं। अब अगर आप ये सब समझ गए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लॉ है कंट्रोवर्शियल लॉ, इसके वो कौन से क्लॉज हैं जो कंट्रोवर्सी में हैं, और क्या वो क्लॉज आपकी और मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बाधित कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? वो समझने के लिए मैं पहले आपको इसके लॉज बता देता हूँ। सोलंकी जी का कमेंट आया, यस सर। रेवती जी का कमेंट आया, वो किसी चीज़ में उनका विचार मुझसे नहीं मिल रहा है, मैडम थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, जी सर मैंने वही अभी समझाया, समझ गए हैं तो यस सर। रेवती जी को भी समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी इससे मोटिवेशन बढ़ते रहता है थोड़ा। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो नियम है, ये नियम क्या हैं और ये नियम क्या वायलेट करते हैं एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को? सबसे पहले ड्यू डिलीजेंस। जितने भी इंटरमीडियरी हैं, जो नए रूल्स हैं आईटी के अंडर 2021 के, इसमें ड्यू डिलीजेंस रखनी है इंटरमीडियरीज को। वो ड्यू डिलीजेंस क्या है? पहली ड्यू डिलीजेंस है कि इन इंटरमीडियरीज को अपनी वेबसाइट पे, अपने ऐप में पब्लिश करनी है प्राइवेसी पॉलिसी, यूज़र एग्रीमेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आप ही मुझे बताइए कि यदि कोई इंटरमीडियरी अपनी वेबसाइट पे या अपने ऐप पे ये 3 चीज़ें पब्लिश कर देगा तो क्या इससे किसी भारतीय नागरिक का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अफेक्ट होगी? आप बताइए, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप कमेंट में बताइए मुझे क्या होगी। दूसरी चीज़, अपॉइंट अ रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, गवर्नमेंट ने भी अपने रिप्लाई में लिखा कि होता क्या है, आप जब इनके ऑफिशियल्स के पास जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कह देते हैं कि हम ऑफिशियल, हमें कोई अथॉरिटी नहीं है, आप यूएस में बात करो। तो यदि ये यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे एक इंडियन को, या जो इंडिया में रहता है ऐसा व्यक्ति जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा, तो आपको नहीं लगता हमारी एजेंसीज को ईजी होगा? बहुत सी गलत चीज़ें होने से बच जाएंगी, बहुत सी गलत चीज़ें जो हो चुकी हैं उसमें हम अपराधी को सज़ा दिलवा पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि यदि कोई इंटरमीडियरी एक रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर देगा तो उससे भारत के नागरिकों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में आ जाएगी? कमेंट में बताइए आपको यदि इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में आ जाएगी तो। तीसरा पॉइंट है अपॉइंट 24/7 नोडाल ऑफिसर, और चौथा पॉइंट है टू हैव फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस। एक फिजिकल ऑफिस होना चाहिए इंडिया में, क्यों ना हो। आप इंडिया में 1,75,00,000 लोग आपके रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, आप इतना रेवेन्यू कमाते हैं, एक ऑफिस नहीं खोल सकते आप इंडिया में? तो आपको क्या लगता है इन चीज़ों से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में आएगी? मुझे तो नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसमें प्रोविजन है इस लॉ में वो है कि मेक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड अपॉइंट अ रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर। इसका क्या मतलब है? अभी की बात है, कुछ समय पहले 2-3 दिन से एक लड़की का 4 लड़के और एक लड़की रेप करते हुए व्हाट्सएप में बहुत वीडियो वायरल हुआ। अब ऐसे में जब एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है तो अब वो जानना चाहती हैं कि ये वीडियो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। हो सकता है वो वीडियो आपके पास आया हो, आपने पुलिस को बताया हो,
लेकिन आपने तो वो नहीं किया, अपराधी तक पहुंचना है, शायद वो लड़की अभी जीवित है, कैसे उसको बचाना है, अपराधियों को पकड़ना है। तो उसके लिए अगर ग्रीवांस ऑफिसर है और ये सब चीज़ें हैं जो मैंने इससे पहले बताई, तो आसानी से आपको नहीं लगता हम उन तक पहुंच सकते हैं? नहीं लगता? हम उन तक पहुंचेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, शायद कोई क्राइम होने से रोक सके, इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी, और क्राइम हो गया तो पनिशमेंट जो अपराधी है उसको दिलवाने में सहायता मिलेगी। या फिर दूसरे एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे और आपको भी बहुत बार होता होगा, पिछले 2 महीने में मुझे कम से कम 5 मित्रों की, फ्रेंड्स की फेसबुक पे मैसेज आया कि एक मेरे नाम से अकाउंट बना है, एकदम मेरी फ़ोटो यूज़ किया उसने और तुमसे पैसे मांगे तो मत देना। आपको भी आया होगा। तो वो अगर ग्रीवांस ऑफिसर होगा तो वो मेरा दोस्त मुझे मैसेज करने की बजाय ग्रीवांस ऑफिसर को कंप्लेंट नहीं करेगा, और ग्रीवांस ऑफिसर जल्दी से एक्शन नहीं ले सकता। और इतना ही नहीं, ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी पब्लिश करना है वेबसाइट और ऐप में, ग्रीवांस ऑफिसर की कॉन्टैक्ट डिटेल भी पब्लिश करनी है, ताकि हम लोग भी तो पहुंच सके ग्रीवांस ऑफिसर तक। हम लोगों की, यानी मानिए मेरी या किसी भी व्यक्ति की मॉफ्ड इमेज यूज़ करके मिसयूज़ हो रहा है इंटरनेट पे, मैं कहाँ जाऊँ? बाद में पुलिस के पास ठीक है हम जाएंगे, गलत है, वो IT एक्ट में क्राइम है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जल्दी से चाहता हूँ फोटो तो हटे, तमाशा तो ना बने सोसाइटी में पुलिस में जाके। तो ये कैसे होगा? ये ग्रीवांस ऑफिसर के थ्रू ही होगा। आप जल्दी से अपनी कंप्लेंट दे दीजिए उनको, और वो उसके बाद क्या है, ग्रीवांस ऑफिसर को आपकी कंप्लेंट लेके 24 घंटे में एक्नॉलेज करनी है और आपको एक टिकट देनी है, जिससे आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकें, कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची, और 15 दिनों में रिड्रेस करनी है कंप्लेंट। ये भी प्रोविजन है इसमें। अब लास्ट इसमें बस ये है कि ग्रीवांस ऑफिसर जो भी ऑर्डर्स हैं वो लेगा उस इंटरमीडियरी के बिहाफ में। ये सारे रूल्स इसमें हैं, और ऐसे ही काफ़ी रूल्स हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है, कमेंट करके बताइए प्लीज़, कि क्या इन रूल्स को ऑब्जर्व करके जो इंटरमीडियरी है अगर कर लेगी तो भारतीय नागरिकों की फ्रीडम टू एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति की आज़ादी कह लीजिए, वो अफेक्ट होगी इससे? कमेंट करके बताइए आप। मैंने आपको लॉ समझा दिया पूरा, और लॉ मैं कोई चीज़ अपने मन से नहीं बोल रहा, सारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जो ये लॉ है इसमें लिखी है, या IT एक्ट में लिखी है। ठीक है, अब ये लॉ आप अच्छे से समझ गए, ट्विटर ने क्या बोला समझ गए, गवर्नमेंट ने क्या बोला समझ गए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्या और संविधान का क्या कहना है अभिव्यक्ति की आज़ादी पे, आप वो समझ गए। और आप ये भी समझ गए कि नए लॉ क्या हैं और ये लॉ कैसे अफेक्ट करेंगे आपको। अब सवाल ये आ जाता है कि क्यों ट्विटर, मतलब ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है। और ट्विटर के कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि ट्विटर रिलक्टेंट है एक ग्रीवांस ऑफिसर या मैकेनिज्म बनाने के लिए। क्यों रिलक्टेंट है ट्विटर? क्यों नहीं ट्विटर खुद से ही एक ग्रीवांस मैकेनिज्म बना देता है जिससे उसी के यूजर्स, आप और मैं, हमें फ़ायदा होगा? आप ही बताइए। रेवती जी का कमेंट आया, कह रही है नहीं होगी। जी मैडम, शायद सही कह रहे हैं आप, मुझे लगता है, बाकी लोगों से जान लेंगे। उसके बाद ये कहते हैं, इसके बाद मेरा सोचना ये है कि क्यों, पहली चीज़ तो ट्विटर क्यों नहीं बना लेता खुद ग्रीवांस मैकेनिज्म, इसकी तो आवश्यकता आपको और हमें भी है। और दूसरी चीज़, जो रूल्स मैंने आपको बताए, कुछ एग्जांपल देके कोशिश भी की समझाने की, आपको नहीं लगता कि इन रूल्स को अप्लाई करने के बाद, इन रूल्स को जब अप्लाई इंटरमीडियरी कर देंगी तो ये रूल्स कहीं ना कहीं आपको और मुझे, इन इंटरमीडियरी के जो यूज़र्स हैं उन्हीं को सहायता करेगी, ना कि उनकी प्राइवेसी या उनकी एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। यदि कोई व्यक्ति विक्टिम है किसी सेक्सुअल अब्यूज़ का, किसी फाइनेंशियल फ्रॉड का, या किसी डिफेमेटरी स्टेटमेंट का सोशल मीडिया पे, तो वो व्यक्ति इन सारे रूल्स का इस्तेमाल करके ट्विटर से, गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा अभी, वो ट्विटर या जो भी इंटरमीडियर है उनके पास जाके बच सकता है डिफेमेशन से, या जो भी उसका अधिकार है उसका खंडन होने से बच सकता है। आपको नहीं लगता? उसके बाद आगे मेरा जो, ये मैं अपनी ओपिनियंस बता रहा हूँ, आप सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, कमेंट में बताइएगा आपकी सहमति है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, और ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि ट्विटर की खुद की प्राइवेसी पॉलिसी इतनी ओपेक हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ, आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, आप खुद मुझे बताइए और कमेंट में भी बताइए, क्या आप जानते हैं ट्विटर की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? कभी आपने पढ़ी है? आपको पता भी नहीं चलता कब अपडेट हो जाती है, कैसे आपका डेटा यूज हो रहा है। और ये जितने बुद्धिजीवी लोग एजेंडा बना रहे हैं भारत में, जो कह रहे हैं ट्विटर बैन हो जाएगा, प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, या एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है, उनसे पूछ लीजिए क्या उनको पता है प्राइवेसी पॉलिसी क्या है ट्विटर की? उन्हें भी नहीं पता होगी। तो जब इनकी प्राइवेसी पॉलिसी ओपेक है और गवर्नमेंट एक रूल ला रही है जिससे इन लोगों को बाध्य करती है कि अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लोगों को बताएं, तो इनको क्या आपत्ति है? और फाइनली मैं पर्सनली
मेरा मानना है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। राइट टू आस्क क्वेश्चन लोगों का जो है, आम जनता का, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं राइट टू क्रिटिसाइज को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, राइट टू प्राइवेसी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इस रिस्पेक्ट के साथ एक चीज़ बहुत आवश्यक है, जो मेरे लिए, आपके लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है, वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई इनका इस्तेमाल कर रहा है, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए किसी निर्दोष व्यक्ति का आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ मतलब राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू रिस्पेक्टफुल लाइफ, उसका खंडन ना हो, उसको भी हमें किसी ना किसी तरीके से इंटैक्ट रखना है। राइट टू वन कैन नॉट बी, हम एक को अधिकार देके दूसरे का अधिकार नहीं छीन सकते हैं, इसीलिए हमें रूल्स की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं के लिए रूल्स आए हैं। बाकी एक सवाल लोगों ने मुझसे और पूछा था प्राइवेसी का। आज मैंने सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की है। यदि आप लोगों को पसंद आया, कृपया करके कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कल मैं राइट टू प्राइवेसी, ये लॉ और राइट टू प्राइवेसी पे कैसे इसका अफेक्ट होगा, लॉ के मतलब लीगल एस्पेक्ट में ही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कल आके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे कंटेंट आपको समझ में आते हैं और आप चाहते हैं मैं और ज़्यादा बनाऊँ, तो कृपया मेरी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट, शेयर और मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए वही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है ऐसी और वीडियो लाने का, ऐसे और हर पहलू पे, हर विषय पे उसका लीगल पहलू आपको समझाना, आप तक लेके आना, ताकि आप लोग भेड़ चाल में ना चलें, आप उनको समझ लें, फिर आप खुद निर्णय लें कि क्या जो ये एक भेड़ चाल में एक एजेंडा या एक नैरेटिव चल रहा है वो सही है या नहीं है। मैं कोई नैरेटिव नहीं बना रहा, मैंने सिंपल आज की वीडियो में आपको कानून बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें और मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी भी मोटिवेशन बढ़ेगी और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊँगा। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।